हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का फिजिक्स का आपका जो आज चैप्टर है वो चैप्टर 4। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, इससे पहले मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को समझने से पहले हम इस लेसन के फार्मूलों को समझ लेते हैं। तो आपका जो फार्मूला है, देखो फार्मूला आपका है म्यू बराबर में यहाँ पर साइन ए प्लस में यहाँ पर डेल एम बटे में यहाँ पर 2 और पूरे के बटे में हो जाएगा साइन ए बटे में 2। ठीक है, इसी फार्मूले के सवाल है इस लेसन में और इन्हीं सारे सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, आपका यहाँ पर जो म्यू है ये आपका है अपवर्तनांक, म्यू आपका है अपवर्तनांक। यहाँ पर जो ए लिखा है ये आपका है प्रिज्म कोण और यहाँ पर एक जगह डेल एम लिखा है ये है आपका विचलन कोण, ये आपका हो जाएगा विचलन कोण। एक फार्मूला और है यहाँ पर म्यू बराबर में n-1 इंटू ए, ये फार्मूला लगाएंगे पतले प्रिज्म के लिए। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर म्यू आपका अपवर्तनांक हो जाएगा, म्यू आपका अपवर्तनांक, यन आपका यहाँ पर यहाँ पर डेल एम होता है, यहाँ पर डेल एम होता है। ठीक है, डेल एम बराबर में n-1 इंटू ए। डेल एम आपका विचलन कोण होता है, विचलन कोण होता है, एन आपका अपवर्तनांक होता है और ए आपका प्रिज्म कोण होता है, ए आपका हो जाएगा प्रिज्म कोण। यहाँ तक आप हर चीज़ समझ गए होंगे। अब बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास प्रिज्म कोण दिया है, अपवर्तनांक दिया है, हमें न्यूनतम विचलन कोण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अपवर्तनांक का मतलब म्यू बराबर आपका दिया गया √3, प्रिज्म कोण मतलब ए बराबर आपका दिया गया है 60 अंश। तो यहाँ पर ए की जगह पर रखेंगे 60 अंश। हमें निकालना है डेल एम, विचलन कोण हमें निकालना है। फार्मूला लगाएंगे म्यू बराबर में यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस में यहाँ पर डेल एम बटे में 2 हो जाएगा, पूरे के बटे में हो जाएगा साइन ए बटे में 2 हो जाएगा। म्यू की जगह पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा, ए की जगह पर 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए की जगह पे 60 अंश बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 बराबर में साइन 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में 2 हो जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा 2 से 60 को काट देंगे तो हो जाएगा साइन 30 अंश। साइन 30 अंश को इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में 2 और साइन 30 अंश इधर गुणा होगा तो √3 गुणे में हो जाएगा साइन 30 अंश। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में हो जाएगा 2। यहाँ पर √3 साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में 2, यहाँ पर √3 बटे 2 हो जाएगा। √3 बटे 2 साइन 60 अंश का मान है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा, आ जाएगा 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में 2 बराबर में यहाँ पर 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्यों? साइन से साइन कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश प्लस में डेल एम बराबर 2 को 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डेल एम बराबर में 120 अंश, 60 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डेल एम बराबर 120 में से 60 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। यहाँ पर है आपका अगला प्रश्न। देखो प्रश्न में लिखा है कि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। देखो, प्रिज्म कोण का मान जो होगा, यहाँ पर हम पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो विचलन कोण होगा
मान लेते हैं, अगर इसको हम यक्स मान लेते हैं, तो प्रिज्म कोण क्या कह रहा है? प्रिज्म कोण कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना होगा। अगर इसको हमने यक्स माना है तो प्रिज्म कोण कितना होगा? 2x हो जाएगा। अब प्रश्न में और भी कुछ लिखा है, यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम है। देखो प्रश्न ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा घुमा रहा है। कह रहा है जो न्यूनतम विचलन कोण है, मान लेते हैं न्यूनतम विचलन कोण जो है, कह रहा है समकोण से, समकोण कितना होता है? 90 अंश। 90 अंश से कितना कम है? 60 कम है, तो कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। अगर विचलन कोण 30 अंश है तो प्रिज्म कोण कितना हो जाएगा? इसका दुगुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हर चीज़ समझ गए हैं, चलो हल करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे डेल एम बराबर, कह रहे हैं कि समकोण में से 60 अंश कम है। समकोण में से अगर 60 को घटा दूँ कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 30 अंश। इसके बाद यहाँ पर प्रिज्म कोण आपका कितना हो जाएगा? प्रिज्म कोण आपका हो जाएगा इसका 2 गुना, मतलब 30 अंश गुणे में 2 आ जाएगा आपका 60 अंश आ जाएगा। अब हम लगाते हैं फार्मूला, तो फार्मूला आपका हो जाएगा डेल एम बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा म्यू बराबर में यहाँ पर साइन ब्रैकेट में ए प्लस में डेल एम बटे में 2 और पूरे के बटे में हो जाएगा साइन ए बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे म्यू बराबर में साइन हो जाएगा ए की जगह पे 60 अंश, डेल एम की जगह पर 30 अंश बटे में हो जाएगा 2, पूरे के बटे में यहाँ पर साइन हो जाएगा ए की जगह पे 60 अंश बटे में हो जाएगा 2। म्यू बराबर हो जाएगा साइन 60 में 30 जोड़ेंगे 90 अंश बटे में हो जाएगा 2, और बटे में भी आपका हो जाएगा साइन 2 से 60 को काट देंगे हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा। म्यू बराबर में साइन 2 से 90 को काट देंगे तो हो जाएगा साइन 45 अंश, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन में 30 अंश। म्यू बराबर आपका हो जाएगा साइन 45 अंश का मान 1 बटे में √2 हो जाएगा, और साइन 30 अंश का मान 1 बटे में 2 हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं तो 2 चला जाएगा ऊपर और √2 आ जाएगा नीचे। हम क्या करेंगे? √2 का ऊपर नीचे करेंगे परमीयकरण, हो जाएगा म्यू बराबर में 2√2 और बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा √2। इसको अगर लिखना चाहो तो आप 1.414 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, लिखा है यदि एक पतले, देखो पतले प्रिज्म का सवाल है, यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 अंश है, ठीक है, प्रिज्म कोण 10 अंश है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण का वैल्यू दिया है, मतलब ए बराबर आपका दिया गया है प्रश्न में 10 यहाँ पर अंश हो जाएगा। पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 दिया है, म्यू बराबर आपका दिया गया 1.7। हमें विचलन कोण निकालना है, मतलब कि हमें डेल एम आपको निकालना है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है डेल एम बराबर में म्यू माइनस में 1 और यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डेल एम बराबर में म्यू की जगह पर 1.7 माइनस में 1 और यहाँ पर 10 अंश हो जाएगा। म्यू बराबर आपका हो जाएगा 1.7 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.7 गुणे में 10 अंश हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डेल एम, 7 को 10 से गुणा करेंगे, 10 सत्ते में यहाँ पर 70 हो जाएगा। 1 अंक पे पॉइंट है तो 1 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, मतलब आपका जो विचलन कोण आएगा वो 7 अंश हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो 1-2 प्रश्न हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के देख लेते हैं। प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? लेंस की प्रकृति भी आपको ज्ञात करनी। अब यही सवाल दूसरे तरीके से क्या लिखा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो प्रश्न आप समझ गए हैं। अगर प्रश्न आप समझ गए हैं तब आप इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको लिखना है यहाँ पे
कि निकट दृष्टि दोष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष अगर आपकी आंखों में है तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब एक बात तो क्लियर होगी कि जो सवाल है वो अवतल लेंस का है। यहाँ पर जो 10 मीटर की दूरी लिखा है ना, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है, v का वैल्यू है। v बराबर लिखा है माइनस में 10 मीटर। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस का सवाल है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए हैं। u का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रश्न में अनंत बोला गया है तो यहाँ पे अनंत लगाएंगे। f का वैल्यू आपसे ज्ञात करना है आपको, तो f आपको ज्ञात करना है। फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/में u लगाएंगे। लेंस का सवाल है इसलिए यहाँ पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/f हो जाएगा, माइनस 1/10 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस से प्लस में 1/में इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट से पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 1/f बराबर आपका हो जाएगा माइनस 1/में में यहाँ पर 10 हो जाएगा। f बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 10, और प्रश्न आपका मीटर में था तो यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा। पर हमें क्षमता पूछा गया है तो फार्मूला लगाएंगे, p बराबर में होता है 1/में में यहाँ पर f हो जाएगा। p की जगह पर क्या, हमें यही निकालना ही है। एक यहाँ पर देखो सवाल मीटर में है, यहाँ पर एक जो होता है वो मीटर में ही होता है। f का वैल्यू माइनस में यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर ऊपर 1 अंक पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब p बराबर हो जाएगा माइनस में 0.1 मीटर, क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सवाल है निकट दृष्टि दोष का, तो कौन सा लेंस लगेगा, हमने पहले ही बता दिया, अवतल लेंस लगेगा। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, कि एक दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सके। ये आपको ज्ञात करना है। देखो ऐसे प्रश्नों में सवाल दूरदृष्टि दोष का है तो कौन सा लेंस लगेगा, पहले यही समझ लेते हैं। देखो सवाल में लिखा है शब्द दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। पहली चीज तो हमें यही पता होना चाहिए कि कौन से लेंस का प्रयोग होगा, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको प्रश्न में देखो 2 वैल्यू होंगी। एक वैल्यू होगा जिसका मान बड़ा होगा, जिसका मान बड़ा होता है वो आपका v होता है। तो v का वैल्यू प्रश्न में कितना है, माइनस में 50 सेंटीमीटर। u का वैल्यू प्रश्न में कितना है, माइनस में 25 सेंटीमीटर। फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। देखो प्रश्न में क्या लिखा है कि दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात करना है जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सके। तो दोनों वैल्यू को हमने लिख लिया, v का वैल्यू -50, u का वैल्यू माइनस में 25। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर में 1/में v माइनस में 1/में यहाँ पर u हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/में f बराबर में 1/v, v का वैल्यू माइनस 1/में यहाँ पर 50 हो जाएगा। u का वैल्यू ये भी माइनस प्लस में 1/में यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 1/में f बराबर में 25 को 1 में गुणा करेंगे 25 एकम 25, प्लस में 50 को 1 में गुणा करेंगे 50 एकम 50 हो जाएगा। फिर 50 को 25 में गुणा करेंगे 50 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/f बराबर 50 में से 25 को घटा देंगे तो हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणे में हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 से 25 कट जाएगा, आ जाएगा 1/में f बराबर में 1/में हो जाएगा 50। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं f बराबर में हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये f का वैल्यू आ गया। हमें क्षमता भी चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे p बराबर में फार्मूला होता है
1/f। यहाँ पर एक जो होता है ये मीटर में होता है, हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ p बराबर, इसको हम लिखेंगे यहाँ 100, f की जगह पे लिखेंगे 50, 50 से 100 को काट देंगे, हो जाएगा p, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा डायोप्टर। तो p का वैल्यू कितना आ गया 2 डायोप्टर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने प्रिज्म के सवाल और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।